ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। देखो क्या है, वैसे तो ये हमारी नितिन सिंघानिया की ऑनगोइंग सीरीज है जिसको हम पैरेलली थोड़ा सा कर रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में हम लोग कर रहे हैं। सीबी सचदेवा से बेस बनाकर आते हैं वहाँ पर और उसके बाद हम लोग नितिन सिंघानिया पे जंप करते हैं। अब क्या है कि एक चैप्टर ऐसा है सीवी सचदेवा के अंदर जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर जो है, मैं आप सभी को, जितने भी लोग व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं या फिर बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जब भी बजट आए उससे पहले आपका ये चैप्टर लाइफ में आपकी ज़िंदगी में प्रिपेयर होना चाहिए। इसके सारे फंडे, इसके 360 डिग्री का सब कुछ कवर होना चाहिए आपको, क्योंकि इस दिन आता है बजट, गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। भाई होंगे नितिन सिंघानिया आईएएस या जो भी है, उन्होंने अपनी बुक के अंदर नहीं मेंशन कर रखा है विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यूपीएससी या स्टेट पीएससी का क्वेश्चन पकड़ेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इकोनॉमी के क्वेश्चन बने और कभी भी गवर्नमेंट बजट के ऊपर कभी भी किसी साल किसी क्वेश्चन किसी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। बजट को जो तितर बितर करके इधर उधर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है हमारे, जो अभी हम पढ़ते हैं, कभी कभार थोड़ा थोड़ा बजट का जिक्र, किसी किसी टर्म्स का जिक्र जो होगा, रेवेन्यू एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ये जितने भी ये अंग्रेजी अनुवाद के जो फालतू के शब्द हैं, इनको एक ऑर्डर और स्ट्रक्चर में पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, यूपीएससी ने 2 बार बजट जब भी रिलीज होता है उसके बाद उस साल जो मेंस है, मेंस में इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 5 से 6 साल में लगभग 15 से 30 से लेकर 45 नंबर के क्वेश्चन मेंस में, मतलब ये सारे साल के कंबाइंड फॉर्म में बोल रहा हूँ, एक सिंगल साल नहीं, हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और प्रिम्स में तो अगर ये टॉपिक एडिशनली एज अ बोनस चैप्टर अगर हमारे 2 नंबर बचा सकता है तो हम क्यों ना पढ़ें उसको। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया की सीरीज ही है दोस्तों। जो नहीं जानते हैं उनको संलेखना कर लेनी चाहिए, या फिर अपना मुंह काला करवा लो कि ये बुक एकदम से क्यों है और थंबनेल नितिन सिंघानिया के क्यों लगा हुआ है। तो अपने आप को बेटा बाथरूम में जाकर थप्पड़ मारो, ठीक है, और छत से कूद जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि हर चैप्टर में मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स श्योर शॉर्ट तरीके से निकालना है ना इकोनॉमी में, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर देखा करो। जब चैप्टर खत्म हो जाता तब इनकी डेफिनेशन एज इट इज अगर आप याद कर लोगे ना, मैंने ये देखा हुआ है कि इससे स्टूडेंट को डबल फ्रंट पे फायदे मिलते हैं। डबल फ्रंट पे दोस्तों वो इस कदर फायदे मिलते हैं, अगर मैं बताना चाहूं, देखो क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने एक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली, जैसे हम हंसी मजाक करके बंदियों का, सेक्स का एग्जांपल डिस्कस करके सब कुछ कर लेते हैं चैप्टर, वो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो ला देता है, हम खुश हो जाते हैं। चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हमें समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन अब मेंस में हमारा हंसी मजाक तो काम नहीं आएगा। 7.5 मिनट से लेकर 8.5 मिनट में हमें क्वेश्चन लिखना होता है, और इंट्रोडक्शन हमारे पास किसी किसी टॉपिक का रेडीमेड होना चाहिए, जिसको हम घर से एज अ तलवार बैग में डालकर लेकर जा रहे हैं। उसके लिए ये आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है, रेडीमेड डेफिनेशंस आपको मिल जाती हैं, जिसको आप सब कुछ को पढ़कर जा सकते हो। छोटे से छोटा ये जो कंसेप्ट है, ये आपका मेंस में टाइम और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, क्योंकि आपकी जबान पर होगा, आपके हाथ में जो कलम है उसकी स्याही में होगा इसका आंसर ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को समझते हैं। अब इस बार का जो बजट आएगा, दैट विल बी द अटमोस्ट इजीएस्ट बजट एंड इजीएस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ योर लाइफ, दैट आई कैन प्रॉमिस। गवर्नमेंट बजट को पहले समझते हैं। बजट में क्या चीजें आएंगी, देखो बजट में क्या चीजें आती हैं, लोग बजट को चाटने लग जाते हैं हर साल। अब उनसे पूछ लिया जाए कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, तो वो सूसू कर देंगे पेंट में। क्योंकि जो बजट 1 फरवरी को आता है ना, 1 फरवरी का जो बजट है, अगर हम अपने यूपीएससी के पेपर के हिसाब से बात करें, वो हमारे किसी काम का नहीं होता, बिकॉज दैट बजट इज करंट अफेयर्स। 1 फरवरी को 2023 को जो चीज रिलीज होने जा रही है वो प्योरली करंट अफेयर है। एक सिंगल टर्म उसके अंदर नहीं समझाई जाती है। अखबारों के अंदर, हिंदू के अंदर बस 5 ये गोले आ जाते हैं कि ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये होता है, फिजिकल एक्सपेंडिचर, ये फलाना टिकमा। उससे काम नहीं बनेगा। पहले एक बारी पूरा का पूरा हम स्टैटिक पोर्शन जान लें, फिर 1 फरवरी को जो बजट में जो करंट अफेयर आएंगे कि क्या बजट किसके लिए एलोकेट करा गया है, क्या कुछ नई अनाउंसमेंट करी गई है, हमारा पैरेलल तब जाके रिदम बनती है। स्टैटिक यहां से, 1 फरवरी का बजट यहां से, और ये हमारा ट्रैक बनता है पूरा प्रॉपर। चलो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। गवर्नमेंट बजट, पहली बात है, ये जो बजट टर्म है, ये
यूज ही नहीं होती संविधान में। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक संवैधानिक टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट you can expect a question on government budget in GS paper 2 as well, because पॉलिसी मेकिंग के पैसों को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है बजट, और पॉलिसी मेकिंग जीएस पेपर 2 का पार्ट है। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इकोनॉमिक रिलेटेड कई क्वेश्चन यूपीएससी ने पीएसआईआर में पूछे हो, तो पीएसआईआर में भी बजट के बारे में आ सकता है, सरप्राइज मत होना, ठीक है। बजट टर्म तो यूज करी ही नहीं गई है कहीं पर भी संविधान के अंदर। हम तो एक टर्म बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट में थंब रूल नंबर 1, हर साल रिलीज करा जाएगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। हाँ, कोविड जैसी महामारी की सिचुएशन हो जाए तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली इट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हर साल जो है ये चीज प्रेजेंट करी ही जाएगी। कई बच्चे जो नहीं जानते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देयर नॉलेज, कोई टेंशन नहीं है, सीखने से ही सब कुछ धीरे धीरे करके इंसान सीखता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है, मैंने गलती करते हुए देखा है अपने कलीग्स को भी, कि उनको लगता है कि सरकार जैसे एक बार बनी ना, जैसे पहली बार कोई तैयारी कर रहा है जिंदगी में, पहली बार कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है यूपीएससी के लिहाज से, तो उनको लगता है सरकार अगर एक बार बनी ना, तो एक ही बार का जो फंड होता है ना, जो पहली बार रिलीज करेगी सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद, वो बजट होता है। नहीं, बजट ना हर साल आता है, बजट हर साल आता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, जो कि आपको शायद से यूपीएससी के किसी मटेरियल में देखने को ना मिले। तो वो सोचने वाली बात ये है, सरकार का अगर 5वां साल चल रहा है, ध्यान से सुनना, सरकार का अगर 5वां साल चल रहा है, 5th गवर्नमेंट ईयर, टेन्योर कह लो या ईयर कह लो, जो मर्जी कह लो। अब उस साल सरकार लेकर आई है बजट, और ये चीज देखना, ये चीज क्यों बता रहा हूं, साल 2024 वाले जितने आप में से लोग एग्जाम देने वाले, वो अपनी आंखों के सामने इस चीज को देखेंगे, और मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बनेगा 2024 में प्रीलिम्स के इसके ऊपर। क्यों? देखो क्या है, जो करंट सरकार है, 1 फरवरी में तो चुनाव हो नहीं जाएंगे, चुनाव थोड़ा सा लेट होंगे, मिड में जाकर होंगे इलेक्शंस, ठीक है। 1 फरवरी को क्या बजट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं, बजट प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात है, देश को चलना है तो बजट तो प्रेजेंट होगा। लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है कि करंट पार्टी सरकार बनाएगी या फिर कोई और पार्टी बनाएगी। चलो हम सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, मान लो बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई सत्ता में। अब जितनी भी एलोकेशन यहां पर कर रखी है 1 फरवरी को सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, उनका क्या होगा? कांग्रेस ना आके बीजेपी ही आए तो क्या होगा जो प्रोविजंस कर रखी हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में यूपीएससी के मटेरियल में जिक्र नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन बनने के 100% पोटेंशियल है। ये भी मैं आपको बताऊंगा तब क्या होता है, इस बजट के साथ क्या फेरबदल करी जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये वाली चीज मिस कर दी थी 2019 में, देखना, और इंटरव्यू में ट्रैप हो गए थे वो जाकर, मेरे खुद के दोस्त, वो इंटरव्यू में जाकर ट्रैप हो गए थे। उनसे पूछा गया था इस फिनोमेना, तो उनको तो पहली बार जानकारी ये ताजुब हुआ था, अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसलिए मैं कहता हूं चीज जैसी निगाह से आपको पैनी चीजों पे निगरानी रखनी है। अब ये थोड़ा सा लोग तो करंट अफेयर चाटते हैं ना बजट में, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, स्टैटिक करना बहुत जरूरी होता है। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है भाई, एक साल में आने वाली एक ऐसा चिट्ठा है जिसमें यह लिखा होगा भाई घर खर्ची जो है वो आने वाले साल में किन किन चीजों के ऊपर होगी। एक बंदा है मिस्टर हस्बैंड, ठीक है, बहुत अच्छे पति माने जाते हैं, और ये अपनी लुगाई के हाथ में लाकर 1 तारीख को सैलरी रख देते हैं अपनी 50,000, वरना झाड़ू से सूतेगी लुगाई, पैसे अगर उसे नहीं मिले तो। अब क्या है, ये डिसाइड करता है पर्सन, ये सॉरी इसकी लुगाई डिसाइड करती है घर खर्ची प्लान कैसे करनी है, राशन कितना, बच्चों की फीस, अखबार वाले के पैसे, सब्जी वाले के पैसे, दूध वाले के पैसे, इन सबको देने के बाद अपने नायिका के मेकअप पर या शुगर प्रोडक्ट्स के ब्रांड पर कितना खर्चा करना है, कौन सी लिपस्टिक, कौन सा लिप बाम, कौन सा
काजल, ये सब कुछ लाना है, जो भी ड्रामेबाजी है। जिस प्रकार से ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर लुगाई ने अपने पूरे महीने का बजट जो प्लान करा घर का, ऐसे पूरे देश का बजट प्लान आने वाले साल का होता है। इसने महीने का प्लान करा, सरकार के पास पैसा जाता है, वो पूरे एक साल का एक साथ प्लान कर लेते हैं, पूरे साल का। वो मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज कर रही थी अपने दिमाग में, और यहां सरकार रिलीज करती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल क्यों? दिस कागज का चिट्ठा, दिस स्टेटमेंट हैज टू डू समथिंग और द अदर विद द मनी, और ये मनी खर्च होगा देश में, पॉलिसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, योजनाओं में, गरीब जनता के लिए, या किसी एक रीजन के लिए जो कि पिछड़ गया है। भगवान ना करे किसी एक रीजन में पिछले साल कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, कोई डिजास्टर आया था, तो उसके लिए हो सकता है ज्यादा दिया जाए। कोई स्कीम है, उसके अंदर हो सकता है इस साल पैसा कम कर दिया जाए और दूसरी स्कीमों के अंदर बढ़ा दिया जाए। इन सारी चीजों से सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है उनके पास जितना भी पैसा होता है सरकारी तिजोरी के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, उसको आने वाले साल के अंदर किस प्रकार से घुमाया जाए कि लोगों को रोजगार मिले, लोग खुश रहें, देश की उन्नति हो, देश की जीडीपी बढ़े, और अल्टीमेटली सरकार के पास घुमा कर पैसा ऐसा आए कि वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो, ज्यादा ना हो तो कम नहीं होना चाहिए, इक्वल एटलीस्ट। दैट इज वाई बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड मैं आपको यहां पर, क्योंकि मैंने जीएस पेपर 2 की बात बताई है, तो संविधान से रिलेट करते हुए एक और बात बताऊंगा कि बजट वाले दिन ना क्या होता है, सबसे पहले ना प्रेसिडेंट आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप देखोगे प्रेसिडेंट आते हैं तो वो अपनी सबसे पहली स्पीच वही देते हैं, सरकार के पिछले साल के बारे में कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, आने वाले टाइम के अंदर बजट को रीड आउट भी करते हैं एक बार के लिए। इकोनॉमिक सर्वे पे भी कुछ कुछ, मतलब एक ओपिनियन होता है, डायरेक्टली कोट नहीं करते वो, उसको एक ओपिनियन होता है। मतलब वो बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे स्पीच तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग 31 जनवरी और 1 तारीख को धड़ाधड़ चल रही होती है और राष्ट्रपति आते हैं। इस बारी द्रौपदी मुर्मू जी को आप देखोगे। अब क्या होता है, जब बजट रिलीज होता है ना तब वोटिंग होती है। बजट जब रिलीज होता है, सरकार जब बजट पास करती है उस पर वोटिंग होती है। आपको पता है, अगर सरकार की ये जो बजट के ऊपर वोटिंग हो रही है, अगर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, अगर ये थंपिंग मेजोरिटी से, मतलब यानी कि 2/3 मेजोरिटी कह लो, अगर उससे वो पास ना हो बजट, तो क्या होगा? क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी रागनी? पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। लेकिन सवाल ही उठता है, जानने वाली बात है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि अर्पित नागपाल जी आप ये बताइए ऐसा होता क्यों नहीं है, फिर ऑपोजिशन पार्टी तो बैठी हुई है इसको फेल करवाने, और बात ये है कि चलो आप कहोगे कि सर आज तो मेजोरिटी है सरकार के पास, वो है, वो आपको 1990s का टिकट कोट करके दे देंगे। तब 1990 के दशक में जब 2-2 हफ्ते, 4-4 महीने, 2.5-2.5 साल, 1977 की बात कर लो, जनता पार्टी या कुछ भी, या उसके बाद की बात, जब ऑपोजिशन पार्टीज का बहुत बोलबाला था, और जब सरकार जो थी, अलग अलग सरकारें जो थी, वो एनडीए गवर्नमेंट ने जब 2014 में जब कार्यकाल संभाला, इससे पहले भी पूरा का पूरा कोलिजन पॉलिटिक्स चल रहा था, यूपी और एनडीए का लाइन 14-14, 25-25 पार्टी होगा। उस टाइम पर भी हमें ऐसी घटना क्यों नहीं देखने को मिली कि बजट पर वोटिंग हुई और कोलैप्स कर गया, वो वोटिंग कोलैप्स कर गई एंड सरकार हैज टू रिजाइन। इसका आंसर ये होता है जो आपको इंटरव्यू रूम में या फिर कभी मेंस में लिखने को देना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ऑड हो सकती है आपके लिए कभी कभार, कि वो जो एक चीज है ना वो आपको ऐसा फ्रीज कर देगी ना कि आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। मैं बचाऊंगा आपको उस चीज से। आपको यहां पर आंसर ये देना होता है, देखो सोच के देखो, बोलना सर देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल बिहाइंड इट। क्या है वो पॉलिटिकल एंगल? यार मैंने तुम्हें फेल करवा दिया, मैं मान लो कि चलो ठीक है मेरी सरकार है, तुमने नहीं करा, वोट बजट को पास नहीं होने दिया, इसमें मैं तो हार जाऊंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से चुनाव होंगे, जो मर्जी होगा। इसमें बेटा शिकस्त तुम्हारी भी है। कैसे? मैं जनता के सामने पेश करूंगा, मैंने बजट में पॉलिसी के लिए पैसा खर्चा मांगा था, इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर इतना। इससे बेटर बजट की एलोकेशन क्या बनेगी? ये बैठे दोस्तों तुम्हारे दुश्मन, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, जो स्कीम्स के अंदर एलोकेशन नहीं चाहते हैं,
करो तुम इनको वोट। इन्होंने, हम तुम्हारे लिए स्कीम लिए लेकर आ रहे थे, हम गरीबों के लिए इतनी योजना के अंदर इस बारी पैसा बढ़ा रहे थे, और इन्होंने हमें इस बजट को पास नहीं होने दिया, ये तुम्हारे बैठे दुश्मन। तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसा करेंगे फिर जब तुम्हारी सरकार अगर बन जाएगी, कल को तुम बजट पेश कर रहे हो, ऐसे तो कोई सरकार टिक ही नहीं पाएगी। तो बजट वाले दिन ना थोड़ा सा अपनी उम्र का और जिस पोस्ट पर आप बैठे उसका मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। इस तरह की बदतमीजी कोई करता नहीं है। और आप देखना उस दिन, बजट वाले दिन, कितना शोर शराबा होता है, जूता चप्पल चलता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आप देखना बजट थंपिंग मेजोरिटी से पास होता है। कोई भी किंतु परंतु नहीं करता उसमें। आप कभी वोट काउंट शेयर देखना। और वहां से हम 2 फरवरी को एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बजट जो इस बार का पास हुआ वो 100% मेजोरिटी की वोट के साथ पास हुआ? 99% थी, किसी एक ने वो करा? कौन था वो मेंबर जिसने अगर अगेंस्ट में वोट करा? कोई नहीं करेगा। देखना 2 फरवरी को आऊंगा मैं इस क्वेश्चन पे वापस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पकड़ में आनी चाहिए, चील जैसी निगाह होनी चाहिए आपकी, कि आसमान से उड़ते हुए सांप को देख लो कि कैसे पकड़ना, और एक ही बार में उसको वार करते हुए लेकर जाना है उठाकर। तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें सरकार यह अनुमान लगाती है, ये जो बीवी थी अभी ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर, क्या अनुमान लगाएगी? पैसा कितना आया हाथ में? 50,000 आए थे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर, और खर्चा कितना होना है? तो इसको बोला जाता है, देखो अभी सरकार के हाथ में जो बजट जो है वो रिलीज करा है सरकार ने, अभी उसके हाथ में जस्ट बजट है। ये पूरा साल बीतने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर बीतेगा, सरकार एक अनुमान लगाती है। 100% तो श्योर शॉट कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। जो करंट सरकार है वो अपनी मां की कसम थोड़ी ना खाएंगे कि इतना रेवेन्यू तो हमारे पास इतना तो मिल ही जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों? खा लो मां की कसम और पहुंच जाओ साल 2020 में। बजट तो बहुत अच्छे से पास हो गया था, मार्च में कोविड ने पकड़ लिया। आजा तेरी मां की कसम झूठी करवाते हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू, इसलिए यहां पर जो रेवेन्यू, ये टर्म्स जो है, मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं एग्जांपल दे देकर, अगर एक भी टर्म की हेराफेरी हुई ना तो आपके पूरे नंबर जाएंगे। एस्टिमेटेड एक अनुमान लगाकर, सरकार का अनुमान है कि इतना रेवेन्यू हमें मिलेगा, और सरकार का अनुमान है कि इतना खर्चा हमारा होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब बजट में क्या होता है कि बजट की वजह से, ये क्वेश्चन याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, बजट की वजह से कभी कभार सरकार को फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। कैसे? हमेशा बजट के अंदर सरकार क्या सोचेगी बताओ? सिचुएशन 1, रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू से? बताओ। केस 1 के केस 2? केस 1। लेकिन सरकार ने अगर बजट को बहुत प्लानिंग के साथ एंड प्लॉटिंग के साथ अगर इंट्रोड्यूस नहीं करा ना, कैसे भी पैसा रहे, इसको इतना पैसा दे दो, इतना यहां दे दो, वहां दे दो, ऐसा दे दो, तो उस चक्कर में सिचुएशन 2 उत्पन्न हो सकती है, जहां पर देखो अभी तो एस्टिमेटेड है, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तो औकात सामने आएगी ना। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, तो मुझे एक बात बताना, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि बजट की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया देश का? बताओ, है ना? ये चीज है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है? जितनी एनालिसिस मैंने आपको दी है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन ओपनिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसको आपको याद रखना चाहिए और संभाल कर रखना चाहिए अपने दिमाग के किसी कोने के अंदर, ठीक है? जस्ट एज द हाउस होल्ड बजट इज ऑल अबाउट कि आप कितना अर्न करते हो और कितना स्पेंड करोगे, सिमिलरली गवर्नमेंट बजट इज अबाउट एक ऐसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल है तो ऑब्वियसली बात है, उसमें पैसों की बात हो रही है, और पैसा कैसा? आमदनी कितनी आ रही है और खर्चा कितना होना है। वो कभी भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। 50 पैसे की इनकम हो रही है और 1 रुपए का खर्च हो रहा है, दैट विल बी अ सिचुएशन नोन एज फिस्कल डेफिसिट। अब यहां पर राइटर आपको एक चीज बोल रहा है, गवर्नमेंट बजट इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेंड्स और रिसीव्स रेवेन्यू। ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है, गवर्नमेंट बजट सिर्फ इसके बारे में नहीं होता कि सरकार किस किस पर खर्चा कर रही है और कहां कहां से उसको रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, बट ये एक्चुअल स्पेंडिंग को नहीं दर्शाता, ये दिखाता है एस्टिमेट्स को। 2 कीवर्ड है, मैं आपसे इसलिए एम्फसाइज कर रहा था ऊपर, एस्टिमेट एस्टिमेट। एक्चुअली में खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा होना क्या अनुमान है, एक्चुअली में रेवेन्यू इतना प्राप्त नहीं हुआ है, रेवेन्यू इतना प्राप्त होने का अनुमान है, एस्टिमेट। इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वो सिर्फ इसके लिए आपसे पूछते हैं, आपने प्रेफरेंस भरी हुई है मुझे आईआरएस बनना है, भाई आईआरएस बनना तो ये सब कुछ चीजों को देखना पड़ेगा,
टैक्स स्लैब्स वगैरह जो टाइम पर अपना टैक्स नहीं भर रहे हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। अब वो नॉर्मली आपसे पूछ लेंगे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताओ, आप पूरी भूल गए, वो करके डेफिनेशन भूल गए, लेकिन एस्टिमेटेड वर्ड आपने यूज ही नहीं करा, वो औकात समझ जाते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल ईयर, हर साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है या फिजिकल ईयर कह लो, एक ही बात है, गवर्नमेंट लोकसभा के सामने एक चिट्ठा रखती है जिसमें वो कहते हैं कि देखो, जो हमारी पार्टी के सांसद हैं और जो दूसरी पार्टियों के सांसद हैं, कृपया आप एक चीज हमारा चिट्ठा स्वीकार करें। अब दूसरे सांसद पूछेंगे जो अपोजिशन के हैं, क्यों करें स्वीकार, तो वो बोलते हैं बेटा आप भूलो मत, प्रीवियस लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनी थी और तुम भिकमंगो कुत्ते जैसा मुंह लेकर टांगे हुए थे, जीभ लटका रहे थे। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा हाँ याद आया याद आया। तो वो बोलते हैं कि अपनी स्टेटमेंट ये रिलीज करो, उसमें एस्टिमेशन एक सरकार देती है हाउ मच रिसीट का मतलब होता है रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है और कितना खर्चा होगा। अब देखो, अब आ गया हमारा आराम से, जिस अंग्रेजी को हम आराम से समझ सकते हैं, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर। अब आने वाला फाइनेंशियल ईयर क्या, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा। कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसलिए पहले बजट ना लेट रिलीज करा जाता था। अब क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो बजट के ऊपर सरकार जितना भी अनुमान ये लगा देती है ना, ये गवर्नमेंट का पूरे के पूरे टीम होती है। देखो सेक्रेटरीज होते हैं इसमें सारे, सरकार का तो क्या है, उनको क्या पता, मंत्री कोई पढ़े लिखे थोड़ी ना है व्यक्ति, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। मैं कोई एग्जांपल के लिए या मजे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। आई कैन कोट दिस एनीवेयर इन द इंटरव्यू रूम ऑल्सो। अगर ऐसा होता तो फिर आईएएस पोस्ट क्यों है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पोस्ट क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग देने के लिए ही तो एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का गठन करा गया है। अब जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सरकार के इशारों पर जो भी इन्होंने बजट वो करा होता है तो उसकी पूरी तिगड़म लगाते हैं कि देखो सर, आपने एक मैक्रो लेवल से स्कीम तो देती है, अब डिस्ट्रिक्ट में इसके इंप्लीमेंट कैसे करना है, किन किन कलेक्टरों को, किन किन रीजन में, किन किन राज्य में ये पैसा पहुंचेगा, कितना पैसा पहुंचेगा, कब का पहुंचेगा, इंस्टॉलमेंट में देना है कि एक साथ 100 करोड़ दे देना उस कलेक्टर को, तो करना कैसे है इसको। तो ये पूरा का पूरा जो अनुमान है ना, ये सरकार के साथ बैठ के लगाया जाता है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब होता क्या था, बजट जो है पहले लेट स्टार्ट होता था, फाइनेंशियल ईयर तब तक स्टार्ट हो जाता था, 1 अप्रैल के बाद मान लो बजट आ रहा है, ठीक है, या उससे कुछ दिन पहले भी आ रहा है, लेकिन जनरली 1 अप्रैल के बाद आ रहा है मान लो। अब क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो गया, अब बजट रिलीज होने के बाद एकदम से थोड़ी ना कल से इंप्लीमेंट करती प्लान सारी की सारी स्कीम। अरे भाई, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत हिरार्की पे हमारे देश पे काम करती है। यहां से पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिलीज करा, पार्लियामेंट में नौटंकी हुई, चाय समोसा बड़ा पाव बजट पेश हो रहा है, बोल दिया टीवी के सामने, चलो अब क्या कहते हैं, अब बिरयानी खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, बनाना शेक पीते हैं। ये सब होने के बाद ना ये स्टेट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, कलेक्टर को जिम्मेदारी दी जाएगी, और एक कलेक्टर जो होता है कम से कम 200 डिपार्टमेंट को लीड करता है, फिर वो देखेगा कैसे पैसा आएगा। सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, प्रधानमंत्री जी ने बोला कैसे है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे करना है, पैसा मुझे कब कब मिलेगा, 5 करोड़ जो मुझे दिए जा रहे हैं कि एक ही बार में, एक ही महीने या एक ही साल में आ जाएंगे, या फिर 5 साल में एक करोड़ आता चलेगा, ये कैसे होगा। हर एक स्कीम का, हर एक उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, सारी की सारी चीजें अलग वर्क करती हैं। अब जब तक वो उसको समझते हैं और जब तक ये चीजें एक्चुअली जो बजट में लिखी गई होती हैं, जब तक ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होती है ना, इसमें समय लग जाता है, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का, लेकिन 2 महीने का तो लग ही जाता है। इसलिए बजट की डेट पीछे सरकार दी गई थी। सिंपल सी भाषा, आप कोई भी करंट अफेयर फलाना अखबार पढ़ोगे, यूट्यूब के एनालिसिस देखोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपको मिलेंगी। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, भाई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, उससे पहले ना मेरा होमवर्क रेडी हो जाए, मेरा होमवर्क रेडी हो जाए। प्रीलिम्स में बैठने के बाद नहीं बोलूंगा मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं। अगर मई में एग्जाम है और फरवरी में अगर क्या कहते हैं मैं बैठा हुआ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मई के बाद में तैयारी स्टार्ट करूंगा, पहले प्रीलिम्स दे लेता हूं, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करूंगा। ये बेवकूफी है, यही बेवकूफी करंट सरकार ने रियलाइज करी थी, और इसलिए उन्होंने बजट की डेट जो है वो पीछे खिसका दी कि 1 फरवरी को रिलीज करेंगे। ऑफिसर्स को टाइम चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को टाइम चाहिए, पूरी हिरार्की बनानी है, कलेक्टर को ऑर्डर पहुंचाना है, सेक्रेटरीज वगैरह पूरे प्लान देंगे, कितना पैसा कहां लगना है। मंत्रियों ने तो छोड़ दिया हवाले, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, नीचे सेक्रेटरीज हैं, कुछ कुछ क्या कहते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आए हुए लोग होते हैं, यूपीएससी से आए हुए लोग होते हैं, सारे के सारे जो लोग हैं जितने
आईएएस आईआरएस, वो उनकी पूरी टीम मिली भगत वो करके ये डिटरमाइन करती है। उनको टाइम चाहिए होता है भाई, टाइम तो चाहिए होगा, देश का बजट डिसाइड हो रहा है, 1 महीना, 45 दिन, 50 दिन, तो ये देखा जाता है कि जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल, 1 फरवरी, 1 मार्च 1 महीना, 1 अप्रैल दूसरा महीना, 60 दिन का टाइम इनफ है। और 1 फरवरी से जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो ना, तब से गाड़ी दौड़ पड़े, होमवर्क पूरा रेडी है, बस रॉकेट में फ्यूल भर के शटैक करके लॉन्च करना है। ये मकसद होता है बजट की डेट को प्रीपोन करने का। ठीक है, अब देखो जब ये चैप्टर है ही नहीं मौजूद कहीं पर भी, हम फिर भी इतना डिटेल में पढ़ रहे, तो हमारी एक हमेशा एक्स्ट्रा एज रहेगी। मैं इसलिए बोलता हूं, आप अपने टॉपिक को कॉन्क्वेस्ट तो कर लोगे, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दो। 2 या 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं लग रहा है, मैं तो 2 को ही लेकर चलता हूं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको वक्त, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो। निब्बे निबियों के चक्कर में फंसे हो तो फिर अलग बात है। द गवर्नमेंट प्लान्स एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद क्या है। अब यहां पर ये वाली बात क्यों लिखी हुई है, ये वाली बात प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को देखते हुए लिखी हुई है। क्यों भाई, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव है ना, सरकार ऐसी कोई भी बजट नहीं ले आएगी। सरकार कल को ये बोल दे ना कि हम ना एलियन लेकर आएंगे इस साल पक्का, हम ऐसा बजट कर रहे हैं कि हम इसरो को पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, कोई खुश नहीं होगा उससे। अगले अगले चुनाव में पता चला कोई वोट ना दे। सरकार के भी खुद के कुछ मकसद होते हैं। लोग कहेंगे भुट्टा खाने के पैसे नहीं है, एलियन को लेकर आ रहे हैं, क्या करूं मैं। जब अर्थ की लड़कियां इतनी गद्दार चल रही हैं तो बाहर की कितनी होंगी। द गवर्नमेंट प्लान्स एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड देन ट्राइज टू रेज रिसोर्सेज टू मीट इट्स प्रपोज एक्सपेंडिचर। फिर सरकार पैसा देना शुरू करती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला प्रधानमंत्री से, सर अनाउंस तो करवा दिया इतना इतना मेरे से कहकर, ये पैसा कहां से आएगा। उन्होंने बोला अरे यार ट्रस्ट मी बेब्स, आई लव यू, ये लो चाबी और सरकारी तिजोरी खोलो। क्या है नाम सरकारी तिजोरी का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसने बोला है इतना पैसा रखा हुआ है आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। उसने बोला बेब्स ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये अगले चुनाव में जीतने के लिए है पैसा जो उसको हम खर्च करेंगे। तो उसने बोला कि अगले चुनाव में अगर फिर से जीत गए ना, तो भर भर के प्यार बांटेंगे, फिर हम दोनों इस तिजोरी में बैठ बैठ के खेलेंगे पोशंपा भाई पोशंपा। गवर्नमेंट अर्न्स मनी ब्रॉडली फ्रॉम, कहां कहां से पैसे मिलते हैं सरकार को। अब पैसा रेस कैसे होगा, अनाउंस मुंह फाड़ कर बातें तो कर दी बजट में बड़ी बड़ी, तो क्या झूठी बातें होती है, नहीं झूठी बातें नहीं होती। आरटीए लगाकर जान ले लेगी जनता सरकार की। ये पैसा आता कहां से, सरकार ने जो बोला है बजट में, सोच समझ के बोला कि नहीं बोला। जी हाँ, एक एक शब्द सोच समझ के बोला जाता है। कैसे, सरकार पहले तो ये देखता है कि भैया हमारे पास अनुमान क्या है। अब जैसे एक बार बताओ, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, अब वो बोले मैं गाड़ी खरीदूंगा बुगाटी वेरॉन, कहां से आएगी भाई। पर्सनल एयरक्राफ्ट खरीदूंगा मैं, वही बातें वो निब्बे निब्बे वाली, छत के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा कर दूं मैं तेरे लिए, इतना प्यार करता हूं मैं तुझसे। गवर्नमेंट जो है पहले ये अनुमान लगाती है कि उसकी जेब में पैसा कितना है। चादर, पहले पहले चादर का साइज देखा जाता है, फिर अपने पाँव का साइज देखा जाता है कि फलानी कितनी है। तो सरकार पहले ये देखती है हमें पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। पहले सोर्सेस पता लगाओ, पैसा आ कहाँ कहाँ से रहा है, परमानेंट पैसा कहाँ से है। तो देखो ये देखा जाता है टैक्सेस, फीस, फाइन्स। जो हमने राज्य को जो लोन दिया है उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से हमें डिविडेंड प्राप्त होगा। इट स्पेंड्स मेनली ऑन, अब जब ये सोर्सेस पता लग गए आपको कि क्या गाड़ी खरीदने के या फिर कितना आपके पास पैसा है कि कहां कहां से गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्पेंडिंग शुरू, किन किन चीजों पे, सिक्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सिटीजंस, जिनको बोलते हैं जनरली हम लोग पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर पे, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्टाफ सैलरीज। और ये परमानेंट खर्च ही होती है, ये देनी ही पड़ती है। आप कल को ये नहीं बोल सकते यार हमारी हालत तो बहुत टाइट है, ऑफिसर से आप ये नहीं बोल सकते हमारी हालत तो बहुत टाइट है, 2 महीने तुम लोग अपनी सैलरी मत लो। नहीं, सोच समझ के सबका ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। एक गोलगप्पे वाले का बिजनेस चाहे पहले दिन कैसा भी चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, बहुत अच्छा या बहुत बेकार, जो उसने बंदे रख रखे हैं ना, जो बंदे रख रखे हैं, उनको ये नहीं बोल सकता कि अभी तो 4 दिन से कोई खाने ही नहीं आया तो इस महीने सैलरी कम ले लेना। जितने भी बात हुई है वो देनी पड़ेगी, वरना जिस रामू श्यामू को रखा हुआ है ना, वो गोलगप्पे के बने में जहर मिला के निकल जाएंगे और मालिक को ही पिला देंगे सारा। इंडिया के अंदर देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, संवैधानिक मजबूरी है
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि वो हर साल बजट प्रेजेंट करेगी ही करेगी पार्लियामेंट के आगे फॉर द एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर। इसको ध्यान से सुनना, एंश्योरिंग मत करते ना इसको। एंसुइंग का मतलब होता है कमिंग, कमिंग फाइनेंशियल ईयर। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है जिसको यूनियन बजट भी कहते हैं, वो आने वाले साल के लिए कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होना है वो प्रेजेंट करा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग ये नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि ये भी चीज़ ना पीएम ही कर देते होंगे। नहीं, हालांकि बंद कमरे के अंदर पूरी जो भी बातें हुई हो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से वो चीज़ें ठीक है, लेकिन देश के सामने पार्लियामेंट के आगे और जनता को बताते हुए जो सामने आता है उस वक्त पर्सन या आती है उस वक्त पर्सन, वो डिपेंड करता है मेल है फीमेल कौन है उस साल, वो होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी प्रेजेंटली 1 फरवरी को कौन आएगा हमारे सामने? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा के अंदर। अभी थोड़ा सा पुराना यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अब तो 1 फरवरी को। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। ये चीज याद रखना जिसको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल और बजट ईयर कुछ भी कह लो, 2017-18 का कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2017 एंड 31 मार्च 2018। देश भी सही है, वैसे ये डेट भी सही है, सही है। देश के अंदर जितने लोगों को भरोसा होता है आज़ादी से, आज़ादी के टाइम से लेकर अभी तक जो भरोसा है कि हाँ फाइनेंशियल स्थिति एक दिन हमारी भी बदलेगी, देश की भी बदलेगी, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही 1 अप्रैल से होता है, तो लोगों का तब से ही कट रहा है ना, अप्रैल फूल। ऑब्वियसली बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज बजट के अंदर जो प्रेजेंट होता है बजट, सरकार उसके अंदर अपने प्रोग्राम्स एंड प्लान्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बताती है। पूरी स्पीच आप सुनोगे तो आपको वो पता लगेगा। अगेन ये जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दिस इज अ करंट अफेयर एलिमेंट। ये करंट अफेयर एलिमेंट है, हमारे किसी काम का नहीं होता, हो सकता है, लेकिन पहले हमें बजट की प्रोविजंस, प्रावधान, एम्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ जानना पड़ेगा। उसके बाद बजट दो चीजें रिवील करता है हर साल। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दो चीजें रिवील करता है। एक, सरकार की फिजिकल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर। मैंने इसलिए बोला आपको, प्रेसिडेंट भी जब एक स्पीच देने आते हैं एक बारी तो वो बताते हैं पिछले साल क्या क्या हुआ। अब लोग यही तो बात है ना, बजट वाले दिन आप अखबारों को नहीं देखोगे क्रिटिसाइज करते हुए कि प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया, सरकार के देखो कितने चमचे हैं। भाई ड्यूटी है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम अलोंग विथ फिजिकल पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक साल में क्या होगा, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन, क्या क्या नई चीजें लॉन्च होने जा रही है, और फिजिकल पॉलिसी क्या क्या होगी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिसका यहां पर कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। देखो आप कहोगे इतना बड़ा बजट है, इतने सारे पैसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, आरबीआई का तो कोई जिक्र ही नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। आरबीआई जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंट नहीं करता, सरकार करती है। और आरबीआई के पास भी जो पैसा है उसका तो देश में एक इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना, वो करना जो भी है, लेकिन सरकार की तिजोरी में जो जनता से प्राप्त करा हुआ पैसा है, तो जनता को ये पता लगता है कि हमारा पैसा जा कर है। एंड आयरनी वाली बात ये है, एमएससी फिजिक्स पढ़े लिखे लोग बजट को नहीं सुनते। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आप दुकान पे अंधाधुंध अपना पैसा छोड़ के जा रहे हो, ब्रो कीप चेंज, ब्रो कीप चेंज, रख लो चेंज, मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज होती है जो पढ़े लिखे गवार जो बजट को नहीं सुनते हैं। हिंदुस्तान में 99% आदमी बजट को पूरी तरीके से सीरियसली नहीं लेता, 99%। और फिर पूरे साल भिखमंगों की तरह रोते रहेंगे, सरकार क्या कर रही है, पता नहीं चल रहा, कहां जा रहा है हमारा पैसा। क्योंकि आपसे वो बोल सकते हैं कि आपको पता है इस साल आपका पैसा कहाँ गया है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है वाली चीज़। बड़े सारे फ्रेंड से मेरे ये वाले क्वेश्चन हुआ है,
अब उनको यही नहीं पता कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा कितना एलोकेट हुआ है, क्या हुआ है। तो फिर क्या तुम्हें क्या पता फिर तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? और उसको साफ साफ बोल देता है आपके जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्या रिस्पॉन्सिबल आईएएस बनोगे तुम? उस साल बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। देखो एक बात और बताता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यार ये साइकोलॉजी का गेम है, नॉलेज से ज़्यादा ये सब तो आपको कोई भी पढ़ा लेगा। 2024 में वोट जरूर करना। वोट जरूर करना आप में से जिस जिसकी उम्र हो गई है वोट करने की। वो इसलिए क्योंकि अगर 24 से में इलेक्शन दोगे, जिसका 25 में आपका इंटरव्यू होगा जनवरी महीने तक, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है? और वहां पर ब्लफ करने की कोशिश मत करना। उनके पास निकालने के तरीके या पहले से आपके ऊपर होमवर्क करने के तरीके बहुत होते हैं। वो रोडीज के रघु राजीव होते हैं, ऐसा मान लो। झूठ नहीं बोल सकते आप उनसे। तो उसमें वो करना, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझा जाता है। सिर्फ इस बेसिस पर मैंने बहुत लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं करा था, उम्र थी उनकी। जो भी रीजन है वो कहते हैं जब ये हर एक पर्सन, छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ा व्यक्ति जब वोट करने जाता है, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो? प्रधानमंत्री खुद वोट करने जाते हैं। राष्ट्रपति वगैरह के उसमें वो कहते हैं कि मैं तो पूरा देश संभाल रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी पर एक ब्लॉट होता है। और फिर वो समझ जाते हैं कि यार इसको बस झेलना है 30 मिनट, अब इसकी शक्ल से हमें नफरत हो गई है, निकालो इसको बाहर इस कमरे से। मेन एलिमेंट ऑफ द बजट आर एज फॉलोज। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही। ये एक चिट्ठा होता है, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सर अनुमान, पैसा कहां कहां से आएगा, खर्च कहां कहां पर होगा आने वाले 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर बजट जो है हमारे देश में एक फिक्स पीरियड के लिए ही आता है जनरली, और वो होता है एनुअल फाइनेंशियल ईयर, 1 साल। जो एक्सपेंडिचर होता है और सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, उनको प्लान करा जाता है इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो स्कीम, वो योजनाएं, कितना पैसा कहां देना है क्या नहीं देना, वो सब चीजें। मान लो अगर सरकार को ये लगता है कि देश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर, भगवान ऐसा ना करे, पुल ब्रिजेस वगैरह काफी टूटे हैं, तो सरकार के ऑब्जेक्टिव में आप उस साल देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बजट की एलोकेशन। अगर सरकार को ऐसा लगता है, और रिपोर्ट्स वगैरह ऐसी सामने आई हैं पिछले 1 साल के अंदर, डैट वाटर हार्वेस्टिंग चैनल्स या फिर इरिगेशन चैनल्स, इन सब की मतलब पानी की किल्लतें रही हैं किसानों के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा आप एलोकेशन देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर बात होगी। अगर आप ये देखोगे कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने लगा है और स्पेस में इंडिया का नाम होना चाहिए, हमारा खुद का एक स्पेस शटल या कोई भी मिशन या प्लेनेट की डिस्कवरी वगैरह करना, ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पर इंडिया पीछे छूट रहा है, तो आप उस साल देखोगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा बजट एलोकेशन आप देखोगे। इसरो को भर भर के पैसा दिया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही बता सकते हैं। हाँ, सामने जरूर आ जाएंगी चीजें, ऑब्जेक्टिव सामने जरूर आ जाएंगी। किसके मुंह से? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से 1 फरवरी को ही आप सुन लोगे पार्लियामेंट में क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उनके। इट रिक्वायर्स टू बी अप्रूव्ड एंड पास बाय द पार्लियामेंट। पास बाय द पार्लियामेंट या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन। जनरली हमारे देश में पार्लियामेंट ही है। अब असेंबली क्यों लिखा हुआ है ये भी क्लियर कर देते हैं। देखो, वैसे चैप्टर गवर्नमेंट बजट है और यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से बात करता है, लेकिन 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 स्टेट लेवल पे भी बजट आते हैं। एक एग्जांपल रियल दे देता हूं। रागनी, हमने आपका वो करा था, हम लोगों ने बीपीएससी का पेपर डिस्कस करा था, तो बिहार बजट के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? है ना? अब बिहार बजट एक यूनियन बजट से अलग चीज है कि नहीं है? उसको बिहार की सरकार ने निकाला है। क्या प्राइम मिनिस्टर या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे राज्यों के साथ कंसल्ट करा? क्या ऐसा कुछ नहीं है ना? तो यही है कि वहां पर भी सेम प्रक्रिया होती है और हर एक राज्य का खुद का भी बजट आता है।
जैसे यूपीपीएससी के पेपर में बोला जाता है कि यूपी का बजट देखकर जाना चाहिए और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे भी देखकर जाना चाहिए। एक सॉरी, देश का इकोनॉमिक सर्वे जिसके अंदर ये बातें हैं, और क्या कहते हैं, यूपी का बजट जो है, यूपी की बजट के अंदर जो पॉलिसीज डाली गई हैं। एमपी में हालांकि फिर भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ आया नहीं है वैसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन अभी तक। और वो भी सुनी सुनाई बातें होती हैं कि अगर आप घटना चक्र वगैरह की मैगजीन पढ़ रहे हो तो उससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।